हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग स्किल्स के बारे में। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीजर्स फॉर देयर असेसमेंट। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस के बारे में, और हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे थिंकिंग स्किल्स के बारे में। थिंकिंग स्किल्स क्या है? जैसे नाम ही बता रहा है, थिंकिंग मतलब सोचना, कि हम किस तरीके से सोचते हैं। और तो थिंकिंग क्या है? एबिलिटी टू बीन एबल टू कंपेयर, क्लासीफाई एंड डिफ्रेंशिएट, कि हम चीज़ों को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हर इंसान का सोचने का अपना अपना तरीका होता है और हर प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से हमें सोचना होता है। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे सोल्यूशन चाहिए होते हैं, और कभी हमें क्या है, सिर्फ एक निर्णय लेना होता है। तो उसी हिसाब से ये हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग की। ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? बाय जॉय पॉल के द्वारा। इसमें क्या था कि हमें क्रिएटिविटी नहीं लगानी होती थी, कि सिर्फ क्या है, एक वेल एस्टेब्लिश आंसर मिलता था। तो जब एक ही आंसर है तो क्या होगा, एक्यूरेसी पे हम फोकस करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, स्पीड होगी, नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि आंसर की क्या हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या तो आंसर राइट होगा या तो आंसर रॉन्ग होगा। और ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ कंजंक्शंस में यूज़ की जाती है। जैसे देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि हम जब बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो लेकिन जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ थोड़े कर सकते हैं, निर्णय तो एक ही लेना पड़ेगा आखिर में। तो हम तब क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एमसीक्यू, यहाँ पे क्या एक ही आंसर पे टिक करना होता है। स्पेलिंग टेस्ट, एक ही स्पेलिंग टेस्ट में अगर हमें कुछ स्पेलिंग दी जाती है तो हमें एक ही स्पेलिंग लिखनी होती है, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और तरीके से लिखने का सोचेंगे। मैथ्स क्विज क्या है, तो क्वांटिटेटिव आंसर है, एक ही आंसर निकलेगा। तो ये क्या है, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको क्या है, एक ही डायरेक्शन में लेके जाके एक आंसर निकालना, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब कन्वर्ज वे में सोचना। और इसमें क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक सिंगल बेस्ट आंसर पाने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब जो हमारे पास आंसर है, सारे फैक्ट्स, डाटा जो भी है हमारे पास, वो सारे उसी आंसर की तरफ आते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हम सोचते हैं उस तरीके से फोकस होकर सोचते हैं कि हमें एक आंसर मिलता है। तो अब हम बात करेंगे 6 फेज मॉडल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि किस तरीके से यहाँ क्या है, फेजेस आते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में। अब इसमें एक आइसडीप मॉडल है। आइसडीप मॉडल इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि आई फॉर इंस्पिरेशन, सी से क्लैरिफिकेशन, ई फॉर इवेल्युएशन, डी से डिस्टिलेशन, आई फॉर इंक्यूबेशन एंड पी से पर्सपिरेशन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है इंस्पिरेशन। जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, क्लैरिफिकेशन, कि अब हम सोचते हैं कि अब हम इसे कैसे करेंगे, डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में, अपना एम बनाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फिर हम बात करेंगे इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन क्या है, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसमें क्या हम वर्क करते हैं कि इस तरीके से हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। फिर बात आएगी डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन मतलब बॉइलिंग आइडियाज़ इनटू सिंगल विजन। अब हमने क्या बहुत सारे आइडियाज़ सोच लिए, पर काम तो हमें एक पर ही करना है, तो हम उन सारे आइडियाज़ को लेके सोचेंगे कि क्या एक बेस्ट आइडिया है हमारे पास। फिर क्या आएगा, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है, एक तरीके से रेस्ट का स्टेज है, जब हम काम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन अपने माइंड में सोच रहे होते कि हम किस तरीके से इस काम को करेंगे। तो 6th स्टेज आती है हमारी पर्सपिरेशन, टू पुट प्लान इनटू एक्शन विद डिटर्मिनेशन। जब हम क्या है कि सोचते हैं कि हाँ, हमें ये काम करना है और किस तरीके से करना है, पूरे डिटर्मिनेशन से करना है। तो देखिए, इसको हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई पेंटिंग अच्छी लगी तो हम इंस्पायर हो जाते हैं कि हम भी पेंटिंग बनाएंगे। अब बात आती है क्लैरिफिकेशन की। अब क्या किया जाए, किस तरीके की पेंटिंग बनाई जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इवेल्युएशन की। जितने भी हमारे मन में आइडियाज़ आते हैं कि एक्रेलिक कलर से बनाई जाए या वाटर कलर से बनाई जाए, हम उन सारे आइडियाज़ को कहते हैं इवेल्युएट करते हैं। फिर बात आती है डिस्टिलेशन की। जो हमारे पास जितने आइडियाज़ आए होते हैं उनसे हम एक सिंगल विजन निकालते हैं कि क्या आइडिया हमारे पास बेस्ट है, जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। फिर बात आती है इंक्यूबेशन की, कि मतलब हम दिमाग में सोचते हैं कि हम किस तरीके से पेंटिंग बनाएंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब दिमाग में सारा एक प्रोसेस बना लेना उसका। फिर क्या है, पर्सपिरेशन की, उस काम को एक्शन में लाना और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। फिर हम बात करते हैं क्रिटिक्स ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग की। अब देखिए, जो चीज़ अच्छी होती है उसमें कुछ ना कुछ बुरा भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो वैसे ही कन्वर्जेंट थिंकिंग में है तो ये अच्छी, लेकिन इसमें क्या है कि
बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको हम जिनके सोल्यूशन को हम रैंक नहीं कर सकते, उनके अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। तो किसी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन पे चले जाएं, मतलब कई प्रॉब्लम्स के क्या होते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये काम नहीं आती है। डज नॉट वर्क फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हम उसे तोड़ के पढ़ते हैं। जब हम उसे तोड़ते हैं तो हमें हर एक पार्ट का अलग अलग सोल्यूशन लेना पड़ेगा, फिर उससे हम आगे काम करेंगे। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या कहती है कि फास्ट होना चाहिए और उसके बाद क्या है, एक ही आंसर निकलना चाहिए, तो वहाँ पे ये काम नहीं करती। डी वैल्यू माइनॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए, जब हो सकता है कि माइनॉरिटी के बंदे कुछ अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी के लोग कुछ और कह रहे हैं तो वहाँ पे उनकी बात मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये माइनॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स को डी वैल्यू करती है। फिर अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या ज़रूरी है, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि हमारा गोल जो है वो पक्का होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे आइडियाज़ इम्प्रूव्ड होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करने चले गए तो जो हमने सोचा है उसके बारे में हम पूरी प्रोसेसिंग करें मन में। एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एफर्मेटिविटी होनी चाहिए कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं और हम किस तरीके से करना चाहते हैं। एक माइंड में पूरी प्रोसेस पहले ही बन जानी चाहिए, फास्टली बन जानी चाहिए, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। और इसी क्रिटिकल थिंकिंग को हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। अब देखिए, जैसे वर्ड ही बता रहा है डाइवर्जेंट, मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ होना, टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सोल्यूशन। इसमें क्या है, हम क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें एमसीक्यू दे रखा है तो हम एक पे टिक लगा देंगे, नहीं, हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी लगा के तब हम एक सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। It typically occurs in a spontaneous, free-flowing, non-linear manner such that many ideas are generated in an emergent cognitive fashion। अब देखिए, ये बहुत ही आसान सी बात है कि क्या है, स्पॉन्टेनियसली हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं और वो नॉन लीनियर मैनर में है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं। इसीलिए इसे क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब एक्सप्लोर करना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जब हम क्या है बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर कैसे सोचता है, इंट्यूटिवली सोचता है, इंट्यूशंस पे काम करता है, इमेजिनेटिव होता है, बहुत सारी इमेजिनेशन स्किल्स लगाता है, फ्री विलिंग मतलब रिलैक्स्ड वे में सोचता है। ऐसा नहीं उसे झटपट नहीं होता कि एक आंसर तक पहुंचना है, सारी चीज़ों के बारे में सोच के फिर आंसर सोचता है। वो फ्लेक्सिबल होता है, बदल जाता है, कि मतलब अगर उसे कुछ लगता है कि ये आंसर अच्छा नहीं है तो वो चेंज कर देता है अपना आंसर। सब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे भागेगा, बहुत सारे व्यूज़ को लेके चलता है। इमोशनल होता है, हॉलिस्टिक होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, क्वालिटेटिव सोचता है, क्वांटिटेटिव ज़्यादा नहीं सोचता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्टिमुलस और एक इन्फॉर्मेशन है, तो उससे हमें बहुत सारे पोटेंशियल आंसर्स मिलते हैं, कि हम बहुत सारे आंसर्स के बारे में सोचते हैं। अगर अब हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसमें पहला फैक्टर हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव मूड। जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं तो हमारे मूड का उस पर बहुत असर पड़ता है। अब मान लीजिए हमारा मूड ही अच्छा नहीं, तो हम सोचेंगे कैसे, क्योंकि एक अच्छा मूड बहुत ज़रूरी है अगर हमें कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव सोचना है। अदरवाइज हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन। अब एक बहुत ज़रूरी है कि अच्छा सोचने के लिए हमारी हेल्थ अच्छी हो। अगर हम स्लीप डिप्राइव हैं तो हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे और एक अच्छे निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज। जब भी हम कुछ सोच रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो। जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं, उसे यही नहीं पता होगा कि सोचना कैसे है, तो फिर सोचेगा तो वो क्या ही, तो उसके पास कभी कोई सोल्यूशन अच्छा होगा नहीं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेस होता है किसी भी काम के लिए नॉलेज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स प्रमोटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को। फ्री एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, की क्रिएटिव वे में सोचो, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट जैसे कि क्यूरियोसिटी, नॉन कन्फर्मिटी, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। जो कोई रिस्क लेना चाहेगा वही तो अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में सोचेगा ना, वरना जो बाकी सब कर रहे हैं वही करेगा अगर कोई दूसरा बंदा होगा। तो मतलब रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए। और एक्टिविटीज़ जैसे जो प्रमोट करें डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे मेडिटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब्जेक्ट मैपिंग। एक इंकरेजिंग एनवायरनमेंट हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई अलग डिसीजन लेता है और आप उसको इंकरेज नहीं कर रहे हो तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वहीं पे रुक जाएगी। एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हर चीज़, जैसे कि करिकुलम इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि बच्चों को मौका मिले डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी। जैसे होता है ये जो ऐसे टाइप्स क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग ही लगाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम भी क्या है, प्रमोट करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जब हम क्लियर रीजन जजमेंट देते हैं, हम इधर उधर नहीं सोचते कि हमें हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हमें क्या करना है।
तो ये क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या फिर इवेल्युएट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक क्रिटिकल थिंकर कैसा होता है। क्लैरिटी, उनके विजन में हमेशा क्लैरिटी होती है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या आंसर देना है या किस वे से काम करना है। रेलेवेंस होना चाहिए, हमेशा रेलेवेंट देखते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उनका उनकी लाइफ से कुछ लेना देना है या नहीं है। लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में हमेशा, इन्फॉर्म्ड बाय एविडेंस। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और वो मान गए, हमेशा वो हर चीज़ का सबूत ढूंढते हैं ताकि वो क्या है, एक क्लियर रीजन जजमेंट दे सके। एक्यूरेसी होती है उनकी बात में, ओपन माइंडेडनेस होती है कि हर वे में सोचते हैं, प्रिसीजन होता है, प्रिसाइज होती है चीज़ें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की। बेनिफिट्स क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के, कि इसमें क्या हम कर पाते हैं कि प्रॉब्लम को अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अनस्टेटेड अजम्पशंस एंड वैल्यूज़ के बारे में भी जान पाते हैं कि जैसे हमें कोई चीज़ दे रखी है तो उसमें क्या अनस्टेटेड है वो भी पता कर पाए, कितने क्रिटिकली सोच रहे हैं, क्लियरली सोच रहे हैं, एकदम बहुत ही इवेल्युएट कर रहे हैं, उस चीज़ को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। तो हम क्या है, जो अजम्पशंस नहीं भी दे रखी होती है उसके बारे में भी समझ पाते हैं, एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से, क्रिएटिविटी शो करते हैं, और क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या है हम क्विकली सॉल्व कर पाते हैं, और ये क्या है हमारे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। अब अगर हम बात करें कि क्रिटिकल थिंकिंग की एकेडमिक्स में, मतलब हमारे करिकुलम में क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इनेबल्स टू एनालाइज, इवेल्युएट, एक्सप्लेन एंड रीस्ट्रक्चर थिंकिंग, कि क्या मदद करती है, वही जो मैंने पहले बताया, एनालाइजेशन में, इवेल्युएशन में, और चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, रीस्ट्रक्चर करने में, ताकि क्या इससे क्या बहुत रिस्क कम हो जाता है कि हम किसी चीज़ के बारे में गलत सोचें, क्योंकि हर चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है अवॉइड ईगो सेंट्रिज्म टू वर्क प्रॉपरली। जब हमारे किसी भी बात में ईगो आ जाता है ना, तो वो थिंकिंग को या लाइफ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है, ईगो सेंट्रिज्म को अवॉइड करती है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरों की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, रीजन जजमेंट देते हैं, पूरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू औरों का भी सोचते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के लिए, कि हम इंटेलेक्चुअली वेल डेवलप्ड हो, हमारी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो, हर चीज़ मतलब इंटेलेक्ट हमारा अच्छा हो, तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना और उसे फिर सॉल्व करना, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट। अब इसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या होता है, कि हम जाने कि हमें क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ों को असेस कर रहे हैं हम। इससे क्या होगा कि अगर हम किसी चीज़ को असेस करें, व्हाट पर्पस विल बी सर्व्ड बाय असेसमेंट, मतलब कि हम किस स्किल को असेस कर रहे हैं और उसको असेस करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा या उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए होती है, और कभी कभी क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए होती है किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए। और अगर हम देखें कि अब इसके टीचर को अगर चेक करना होता है कि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं, तो वो उन्हें क्या है प्रॉब्लम रिकग्निशन टास्क देते हैं, जिसकी प्रोसेस ऐसे है कि सबसे पहले तो आएगा आइडेंटिफाई द इशू, कि सबसे पहले इशू का पता किया जाए कि प्रॉब्लम किस चीज़ के बारे में चल रही है। रिमेंबर दैट डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ व्हाट द इश्यूज आर। अब हर बंदे का क्या है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। फिर उसके बाद बात आएगी अंडरस्टैंडिंग एवरीवन इंटरेस्ट। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ उसी के सोल्यूशन की बात हो रही है, कि हर किसी को क्या है एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, हर किसी की बात सुनी जाए। लिस्ट द पॉसिबल सोल्यूशन, एक है हम इसके लिए क्या करवा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं, ताकि जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है सबके पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए सामने। इवेल्युएट द पॉइंट्स, हर पॉइंट्स के प्लस एंड माइनस को क्या है ऑनेस्टली देखा जाए कि किस बात के कितने फायदे हैं और इसके कितने लिमिटेशंस हैं। सिलेक्ट एन ऑप्शन और ऑप्शंस, अब क्या है एक ऑप्शन अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें अगर ठीक लग रही हैं कि ये भी हो सकता है, तो उन्हें चूज़ करें। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स द आर्गूमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हमें लगता है कि ठीक है उन्हें इम्प्लीकेशंस मतलब उन्हें डिटेल्स में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे के पास क्या है, इशू को आइडेंटिफाई करना, सबके इंटरेस्ट समझना, फिर जितने पॉसिबल सोल्यूशन है वो जानना, फिर पॉइंट्स को इवेल्युएट करना, फिर एक अच्छा या एक से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन चूज करना, फिर उन डॉक्यूमेंट द आर्गूमेंट एग्रीमेंट तो मतलब जितने भी सोल्यूशन निकल के आया उनको एक जगह लिखना, ताकि हमें एक अच्छा सोल्यूशन मिल सके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम सोल्यूशन, कि हम क्या करेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि जो हमने पहले किसी प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया तो उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, एक करके लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है।
ऑडियो एंड वीडियो टेप प्रोटोकॉल्स। अब ये क्या है, थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है कि इसमें क्या है कि पूरे वीडियो टेपिंग करी जाए कि अगर पहले किसी प्रॉब्लम पे निर्णय लिया गया था तो किस तरीके से लिया गया था, तो उससे हम सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यूजिंग द बैकग्राउंड नॉलेज प्रूफ, कि अब हमारे पास जो पहले से नॉलेज है हम उसको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो हम एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि मतलब किसी एक को चूज करना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से। ये क्या है, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस स्किल में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग रियल प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम के क्या क्या सोल्यूशंस निकल सकते हैं, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव सोल्यूशंस, उनमें से बेस्ट कौन सा है हम उसको इवेल्युएट करेंगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। फिर मतलब जितने इवेल्युएटिंग द मतलब कि जितने सारे सोल्यूशन हैं उन सारे को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि किसके क्या फायदे हैं, वही प्लस माइनस देखेंगे। फिर उसके बाद उनमें से जो बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर फॉलो अप, फिर हम पूरा चेक करेंगे कि क्या वो जो हमने डिसीजन यूज़ किया वो ठीक है या हमें उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग की, ये क्या करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, जो कोई भी काम कर रहा है, कि अगर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं उसका हमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिलती है तो हम क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और काम करने के लिए। एक प्रॉपर ग्रोथ करवाती है, फैसिलिटेट इनोवेशन, इनोवेटिव वे से हम सोचना सीखते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की। सबसे पहले क्या आएगा, नेटवर्क टेक्निक्स। अब नेटवर्किंग टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है तो उसे अलग अलग लोगों को बांट देते हैं ताकि सब क्या है अपने डिसीजन बता सके, तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। अब इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या शायद हो सकता है जो हम सोल्यूशन सोचते हैं वो ठीक भी हो या ना भी हो। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इवेल्युएट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और एक क्या है अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हम ये वाला काम करेंगे। फिर उसके बाद आता है पे ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई अच्छा कुछ सोल्यूशन दे रहा है तो उसको क्या है रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन ट्री की, मतलब सारी इन्फो को एक बार में देखना, एक ट्री बना के कि जो जो हमें पता है उसके बारे में, डाटा फैक्ट्स जो जो पता है उसको एक बार में देखना, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। फिर अगली बात आती है गेम थ्योरी की। इसमें क्या है कि दो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, तो क्या है ये देखा जाता है कि वो उसे दूसरे का आइडिया बताना होता है, तो इससे ये पता चलता है कि उनके आइडियाज़ में कितनी सिमिलैरिटीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की, तो ये क्या है, एक तरीके से बायस डिसीजन ले सकता है कोई, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूटेड, मतलब जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कहते हैं ना कि एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सब्जेक्टिव डिसीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये थिंकिंग स्किल का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें, अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।